Welcome to Delhi, guys. Welcome to Z. Thank you. So first of all, like I said, कि ये एक untold कहानी है. There are a lot of characters that are also untold in this. So if one by one, you guys can please explain what character you're playing और उसके बारे में क्या favorite चीज़ है आप लोगों की, वो भी अगर आप बताएं तो that would be great. Should we start with you? नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं ऑपरेशन सफेद सागर में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का किरदार निभा रहा हूँ. नमस्कार, मेरा नाम अर्नब हसीन है. मैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर में कैप्टन अमित गुप्ता का किरदार निभा रहा हूँ. नमस्ते, मेरा नाम प्राजक्ता कोरी है और मैं मिसेस माधवी रेड्डी जो बॉल्डी की वाइफ हैं उनका. नमस्कार, मेरा नाम है अभय वर्मा और मैं ऑपरेशन सफेद सागर में आर.एस. धालीवाल का किरदार निभा रहा हूं. नमस्कार, मेरा नाम मिहिर आहूजा है और मैं फ्लाइंग ऑफिसर C.H. बाल रेड्डी ऑल्सो नोन एज बॉल्डी का किरदार निभा रहा हूँ, जो मिसेस माधवी रेड्डी का बेटा हाफ. नमस्कार, मैं अमृता बागची. मैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर में वीर नारी अलका आहूजा का किरदार निभा रही हूँ, फ्लाइट कमांडर अजय आहूजा के अदर हाफ. नमस्कार, मेरा नाम है तारुक रायना. मैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जितेंद्र सांगवान का कैरेक्टर निभा रहा हूँ. तो जब कारगिल वॉर हुई थी 27 ईयर्स हो गए हैं. आई वांट टू नो कि आप लोग तब कहाँ थे, क्या कर रहे थे. आई एम अज्यूमिंग कुछ लोग पैदा नहीं हुए थे, कुछ लोग स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे. सो व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने सुना कि कारगिल वॉर हो रही है एंड यू हैव लाइक एनी मेमोरीज ऑफ इट? स्टार्टिंग विद You will have थैंक memories. यू वेरी मच. उम्र के हिसाब से चल रहे हैं, इसमें बोल देता हूँ. मैं तब यूनिवर्सिटी का छात्र था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ रहा था और जब 99 वाज माय लास्ट ईयर ग्रेजुएटिंग. सो ऑफ कोर्स कारगिल वॉर के बारे में बहुत सुनने में आया था. वो इनफैक्ट उस टाइम इंडिया की सबसे पहली बार टेलीवाइज्ड वॉर था. तो इट वाज अ युद्ध जो हमने टीवी पे सुना, देखा, लेकिन ज़्यादातर आर्मी के किस्से हमने सुने थे. और हाँ, 2 शहीदों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद हैं जो कॉलेज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. एक थे शहीद सौरभ कालिया और दूसरे शहीद अजय आहूजा. लेकिन इस 27 साल बाद जब ये स्क्रिप्ट पढ़ने को मिली और इन बीच में मैंने काफ़ी पढ़ा था हिस्ट्री हमारे देश के बारे में, हमारे वॉर टाइम स्टोरीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी, जितना मुझे पता था उससे बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी उस स्क्रिप्ट से मिली थी. और तब मुझे पता चला कि ये स्क्रिप्ट 1-2 महीने या 1-2 साल में नहीं लिखी गई थी. इसको बनाने में कम से कम 6 से 7 साल लगे हैं, जिसमें सिर्फ रिसर्च का 4 से 5 साल का कंट्रीब्यूशन रहा है. तो मैं एक बार बता दूं कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल वॉर का एक किस्सा है, क्योंकि बहुत सारे सैनिकों ने, बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे बटालियन, स्क्वाड्रंस ने इस युद्ध में वो लोग शामिल हुए थे. बहुत सैक्रिफाइसेस दी गई थी. ये एक ऐसे बहादुर स्क्वाड्रन की कहानी है, 17 स्क्वाड्रन जो गोल्डन एरोज़ के नाम से पहचानी जाती है. और एयरफोर्स के नज़रिए से, दृष्टिकोण से ये आप पहली बार देखेंगे, क्योंकि सारे युद्ध की कहानियाँ हमें आर्मी और ग्राउंड लेवल पे जो कहानियाँ होती हैं, जो हम यहाँ सरफेस लेवल पे देखते हैं, वो कहानियाँ हमने सुनी हैं. एयरफोर्स वाले सब कुछ ऊंचाई से, आसमान से देखते हैं. तो वो 3D है, तो ये नक्शा बनाने के लिए 2D विजुअल होता है. और हमारा जो स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन 17, वो फोटो रिकॉनेसेंस स्क्वाड्रन था. उनके जहाज़ों में बॉम्ब्स नहीं हुआ करते थे, उनके जहाज़ों में कैमरा लगे हुए थे. तो वो लोग फ़ोटो लेके बाकी वॉर के लिए नक्शे बनाने के लिए काम आते थे, ताकि ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ वॉरफेयर वुड नो कि क्या क्या हालात हैं जिसमें युद्ध लड़ा जा रहा है. और उसमें टुडे टू ब्रिंग दिस स्टोरी टू द पीपल, आई वांट टू थैंक नेटफ्लिक्स एंड आवर प्रोड्यूसर्स, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस शो को देख के बहुत इंस्पायर होगी. तो ये मेरा मानना है. मैंने पहले भी ये कहा है कि मैं पैदा हो रहा था जब कारगिल वॉर चल रही थी. कारगिल वॉर को 27 ईयर्स हो चुके हैं और मैं भी 27 ईयर्स का हूँ. मैं जून 1999 में पैदा हुआ था. तो आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड फ्यू चिल्ड्रन हु वाज सेव्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री एट द टाइम.
जब हमें पता भी नहीं था कि क्या जंग चल रही है। मुझे इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। इस शो के मीडियम से आई होप कि आप सबको पता चले। दैट्स ऑल आवर होप इज़ दैट वी ऑल फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग एट द टाइम, बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द एयरफोर्स एट दैट टाइम वाज केप्ट एज अ सीक्रेट, बिकॉज हवा में कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता था वहाँ पे। हम नीचे ग्राउंड पे फिर भी लोग रिपोर्ट कर सकते थे। So luckily with the Indian Air Force, this time collaborating 100%, we have gotten the access to what all happened at the time, and it's been attested by them कि उन सबको ये शो पसंद भी आया है, उन्होंने हर एक फ्रेम को अप्रूव किया है। और तो आपको जो कहानी मिल रही है, जो हमें कहानी मिली थी, वो completely true and real है। 6 साल की थी, सो मुझे कुछ ख़ास याद नहीं है बियॉन्ड जो टीवी पे देखा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। सबसे ज़्यादा कारगिल वॉर के बारे में आई स्पीक वेरी ऑनेस्टली, मैंने फिल्मों से और शोज़ से ही समझा है, क्योंकि वो ज़्यादा समझ में भी आता है। इसीलिए आई होप कि इस शो को देखकर आप भी उसे वैसे ही समझें, क्योंकि इतनी सारी बातें होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती या जो सही मायने में नहीं सुनाई जाती कहानियाँ, और उन कहानियों को सुनना ज़रूरी है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दिस शो विल डू। अभय, you want to answer? यस, मैं 1 साल का था जब 1 साल का था, तो 26 जुलाई को हम कारगिल वॉर जीत गए थे, और मैं 27 जुलाई को मैं पैदा हुआ। हाँ जी, तो एक दिन के थे आप? नहीं, मतलब मैं 1998 हूँ। हाँ, 1 साल बाद। हाँ, सो मैं 1 साल का था, और मुझे जैसा प्राजक्ता ने कहा, कारगिल मेरे लिए एक्चुअली, हाँ, एक ना सीन है शो में जिसमें कारगिल के बारे में बताते हैं कि वॉर से पहले वो शहर कुछ भी नहीं था, जस्ट ऐसा कारगिल था, बट वो वॉर हुआ और हमने वो जीता, तो फिर वो हिस्टोरिक हो गया। तो इट इज़ जस्ट अबाउट द स्पिरिट ऑफ इंडियन एयर फोर्स। एंड जैसा सर ने कहा कि हमारे जेट्स के नीचे फ़ोटो कैमरा लगे हैं, बट वो जज्बा उन यंगस्टर्स का, हमारे एयर फोर्स पायलट्स का, जो उनको सडनली वॉर के बीच में बताया गया कि नहीं, आपको बॉम्बिंग करनी है, जो बहुत ही अलग है सिर्फ फ़ोटो खींचने से। तो मैं बस उस जज्बे को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं सोचता हूँ यार क्या कमाल के सुपर ह्यूमन रहे होंगे वो, जिन्होंने वो भी मैनेज कर लिया, और आज हम सब बैठे हैं खुशी से इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोग बैठे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है उनकी वजह से। तो सल्यूट टू देम। और that's it। मैं भी 1 साल का था। आई वॉज बॉर्न इन जून 1998। सो जब कारगिल वॉर था, 1 साल का था, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था तब कि क्या है। ऑफकोर्स जनरल नॉलेज बुक्स पे और जोग्राफी में हमने पढ़ा है कारगिल के बारे में, बट कभी इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम सोच भी नहीं सकता था कि मुझे एक अहम हिस्सा बनने का मौका मिलेगा इस अपने एक्टिंग द्वारा इतनी अच्छी कहानी बताने का मौका मिलेगा। सो हाँ, बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ खुद को, और बहुत ज़्यादा प्राइड महसूस करता हूँ खुद में कि ऐसे स्टोरी का पार्ट बनने का मौका मिला है। जैसे अभय ने कहा कि सुपर ह्यूमन्स, ऑनेस्टली हम अगर आप शो भी देखोगे तो of course it's about war, but it's also about human emotions, ki what they go through, because they are also humans, but what they're doing is really super humans ही करते हैं ऐसा। So उनमें जो जज्बा है, उनमें जो जिगरा है, वो हम अगर उसका 1% या 1/4 भी हमने दिखाने की कोशिश किया है पर्दे पे, तो बस वही आप तक अगर पहुंच जाए सही से, और आपको अगर कुछ भी आप में इंडिया के प्रति या अपने कंट्री के प्रति कुछ भी मूव हो आपके अंदर कि हाँ, दिस इज गिविंग अस दैट किक एंड एड्रेनलिन रश, सो आई थिंक वी आर सक्सेसफुल देयर एज एक्टर्स। मैं 14 साल की थी उस टाइम, और अगले साल बोर्ड्स आने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा टीवी देखना अलाउड नहीं था, बट आई रिमेंबर स्निपेट्स ऑफ न्यूज़, और उस टाइम हमें पता चलता है कि आर्मी ये कर रही है, आर्मी बॉर्डर पे वो कर रही है। अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि चीज़ें कितनी नॉर्मल थी, हमारा लाइफ कितना नॉर्मल और अनअफेक्टेड था, क्योंकि हमारे फोर्सेस डील कर रहे थे और हमको शील्ड करके रखा था। अभी अगर मैं सोचूं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, अभी हमें अपडेट मिलता रहता है, तो आई थिंक एक बहुत एंग्जाइटी कंट्री में बिल्ड होता है, लेकिन उस टाइम वो एडवांटेज नहीं था, सबको नहीं पता था। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड से, आई थिंक ये जो हम नॉर्मल सी
एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इट इज़ थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड बाय एक्सटेंशन ये एयरफोर्स की जो कहानी है ये नहीं कही गई है. हमेशा हम सोचते थे इट्स द आर्मी, बट वी नेवर अंडरस्टूड हाउ मच द एयरफोर्स प्लेज. नोबडी टॉक्ड अबाउट इट. सो या मैं 4-4.5 साल का था, तो मुझे भी इतना कुछ याद नहीं है. शायद कभी देखा होगा एज अ चाइल्ड टीवी पे कुछ हो रहा होगा, अगर टीवी था हमारे पास तब तो. पर हमने जब ये शूटिंग की तो मैं ये मानता हूँ कि एज एक्टर्स हमें बहुत मौके मिलते हैं किरदार निभाने के, पर आई थिंक हमें बहुत कम मौके मिलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के. एंड as actors, I think this time we've not just gotten characters, we've gotten responsibilities, individual responsibilities इन लोगों की, इन हीरोज़ की जो एक्चुअल असली हीरो. मैं काफ़ी टाइम से ये सोचते हुए आ रहा हूँ और कहते भी आ रहा हूँ कि हम सबको हीरो बनने का ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आता है जब तक हमें समझ आता है कि हीरो बनने के लिए क्या चाहिए. क्या बात है. और इस दौरान हमें सच में समझ आया कि एक हीरो बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबकी बस की बात नहीं. इंडियन एयरफोर्स के लोग अलग हैं और जो उन्होंने इस ऑपरेशन में किया है वो बहुत ही मुश्किल था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था. एंड इट वाज अ फीट टू बी रिमेंबर्ड फॉर एजेस एंड दैट इज व्हाई वी हैव ब्रॉट यू ऑपरेशन सफेद सागर. मैंने सुना है कि जब आप लोग शूट कर रहे थे तो रियल लोकेशंस पे कर रहे थे, रियल एयरक्राफ्ट्स के साथ कर रहे थे एंड रियल एयरफोर्स के लोग जो हैं वो आपको देख भी रहे थे. तो जब टीचर भी एग्जाम में देखने लगती है तो आप थोड़े नर्वस होके कमर सीधी करके काम करने लगते हैं. तो आई वांट टू नो, जो आपको पता है कि द रियल पीपल आर वॉचिंग यू, तब क्या प्रेशर फील होता है और डू यू फील के रिलैक्स्ड है कि कुछ गलत होगा तो ये बता देंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं. एक तो अगर कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, डर का तो माहौल था क्योंकि आप एक यूनिफॉर्म पहन रहे हो जिसके आप बिल्कुल हकदार नहीं हो. आपने कुछ ऐसा कांड नहीं किया ज़िंदगी में कि आप ये कमा सकें इस यूनिफॉर्म को, और ये यूनिफॉर्म पैसे दे के ख़रीदा नहीं जा सकता. इसको आप यू हैव टू सर्व योर कंट्री टू वेयर दिस यूनिफॉर्म. सो वो जो बोझ होता है ना वो यूनिफॉर्म का, वो हम सब ने महसूस किया. ये एक बात हुई. फिर वो जो बात बोल रहे हो कि जो देख रहा है बंदा, जो आपको करेक्ट कर रहा है, जो बोल रहा है कि तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो हमारा डेली रूटीन था. क्योंकि जिन लोगों ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर में सच्चाई में सर्विस दी थी, उनमें से कई लोग इस शो में हमारे साथ काम कर रहे हैं एज कंसल्टेंट्स, एज सुपरवाइजर्स, एज ट्रेनर्स. तो चाव सर जिन्होंने ओरिजिनल सफ़ेद सागर के टाइम काम किया था, तो चाव सर वॉज आवर मेन सुपरवाइजिंग ट्रेनर. सो वो इतने स्ट्रिक्ट इंसान हैं, उनके साथ आप बिल्कुल मतलब मस्ती मजाक नहीं कर सकते. तो जाहिर सी बात है, चलने का ढंग जो होता है, बोलने का ढंग जो होता है, हर एक चीज़ में एयरफोर्स अलग है. फौज ही अलग है, उसमें एयरफोर्स बहुत ही अलग है. ठीक है ना. और दूसरी बात, जैसा आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, जैसा आप टेक्निकल लैंग्वेज बात कर रहे हो, जैसा आप मिग में बैठ रहे हो, मिग कैसे चलाना है, कैसे बैठना है, कैसे कम्युनिकेट करना है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, ये सब कुछ हमें बहुत दिन सिखाया गया. और तो वो डर रोज़ था. वो डर से ज़्यादा इतना बड़ा जिम्मा है कि आप कुछ ऐसे किरदार निभाएं जो किरदार नहीं है, वो सच्चाई में रियल लाइफ ब्लड हीरोज़ हैं. तो मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन तक लास्ट डे शूटिंग ख़त्म नहीं हुआ, उस दिन तक रोज़ का यही था कि ऐसा कुछ मुझसे ना हो जाए जिससे मैं उन्हें शर्मिंदा कर दूं या उन्हें फिर से सोचने में मजबूर कर दूं कि यार हमने शायद गलत आदमी पे भरोसा कर लिया. तो हम सब पे ये बहुत एक जिम्मा था. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट द एयरफोर्स, दे गाइडेड अस, दे परमिटेड अस, दे ब्लेस्ड अस टू मेक दिस शो. और मैंने एयरफोर्स चीफ से पूछा था कि सर हमने ठीक ठाक काम किया था ना. तो एपी सिंह सर हैं जो हमारे अभी चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. एयर चीफ मार्शल ने बोला था. तो वो हमारे लिए वो कोई मामूली प्रशंसा वाली बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है और मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा इस कॉम्प्लीमेंट को. पर ये पहली बार है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक्सेस दिया है किसी फिल्म को रियल इंफॉर्मेशन के साथ. तो क्यों है ऐसा, क्यों इस फिल्म को चूज़ करा है, क्या अलग है इस फिल्म में ऐसा? ये शो है 6 एपिसोडिक. बट हाँ, इसमें अलग ये है कि जैसा मैंने कहा कि इट्स रियल लाइफ स्टोरी एंड रियल लाइफ कैरेक्टर्स जिन्होंने कारगिल वॉर में पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था. उसके अलावा ये इट्स नॉट लाइक एनी अदर वॉर स्टोरी और वॉर फिल्म और वॉर शो. इसमें ह्यूमन इमोशंस बहुत इंटैक्ट है.
आपको सिर्फ वॉर की नहीं कहानी बता रहे हैं, बट वॉर के पीछे उसके प्रेपरेशंस क्या हुए थे, उसमें उनकी फैमिलीज़ ने क्या गो थ्रू किया है, उनकी वाइफ्स ने क्या गो थ्रू किया है, उनके किड्स ने क्या गो थ्रू किया है, एवरी सिंगल इमोशन, बिकॉज अ पायलट और अ सोल्जर इज़ नॉट जस्ट अ पायलट और सोल्जर जस्ट बाई वॉट दे आर, बट वॉट द फैमिली इज़ मेकिंग दैम। यू नो, आप जब तक आपका वो एक फैमिली का सपोर्ट, आपके दोस्तों का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक दे कैन नॉट फ्लाई अ मेग, बिल्कुल सब कुछ भुला कर। बट वो सपोर्ट हम दिखा रहे कि कैसे एवरीथिंग कम्स एज वन, एंड सारी एनर्जी एकजुट होकर कैसे ये कारगिल वॉर हुआ। एंड जैसा आप कह रहे थे कि एयरफोर्स ऑफिसर्स वो उनके सामने डर लगता था, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हम सब अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। वो मेन कैरेक्टर एनर्जी में लगता है कि चलो हम सब अपनी कहानी के हीरो या हीरोइन हैं, बट वहाँ जाकर ऐसा फीलिंग होता था कि यार मेन कैरेक्टर तो मिक्स है और ये एयरफोर्स ऑफिसर्स है। अपने ही कंधे ऐसे हो जाते थे, लेकिन हमें बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर हमें ऐसे चलना पड़ता था कि कोई टोक ना दे। तो मेरी पहली मीटिंग जो वी.एन. राव सर से जब हुई थी, वी.एन. राव सर का भी एक किरदार कोई निभा रहे इस शो में। ही वॉज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कारगिल वॉर इन ऑपरेशन सफेद सागर। कल भी हमें मिले वो प्रीमियर पे, तो जब उनसे मुलाकात हुई तो द फर्स्ट हैंडशेक, you know, everyone in army, navy or air force, they have such firm handshakes. मुझे लगा मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हो जाएगा। तो उसके बाद से कोई भी ऑफिसर दिख रहे थे, मैं पहले ही अपना हाथ वो कर ले रहा था कि ओके, पहले फौजी का फर्स्ट स्टेप मुझे लगा चलो ये फर्म हैंडशेक, तो हाथ हिला दे रहा था उनके जोर से। सो धीरे धीरे हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, बट मेन कैरेक्टर एनर्जी तो बिल्कुल नहीं थी, वही थे मेन कैरेक्टर्स वहाँ। Thank you for sharing that, and thank you for sharing all the stories. Very inspiring, very fun. But before we leave and wrap this, Taruk, we saw you sing yesterday. So it'll be really unfair if we don't have you sing over here. Ready, Taruk? Ready? 1, 2, And if 3. you're going to sing Azmale, let's all do the step Yes. also of Azmale. Yeah, they'll. Yes, yes. Everyone has to join in. Let's go. 1, 2, 3, 4. है यहाँ बेखौफियाँ सारे सीनों में है, यहाँ जिगरा 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 आसमां बिछाते हैं नीचे कदमों के, है इतना जिगरा जिगरा जिगरा